नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले कोरोना से जुड़े सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको दे देते हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 14,000 को पार करके 15,000 की तरफ बढ़ रही है। अब तक 488 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2015 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 23 राज्यों के 47 जिलों में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहां पर बीते 28 दिन में संक्रमण का कोई भी केस सामने नहीं आया है। इसके अलावा 45 जिले ऐसे भी हैं जहां 14 दिन से कोई भी केस सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये कहा है कि देश में अब तक सामने आए कुल मामलों में से करीब 30% तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। इन सब के बीच यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक चिंताजनक बात कही है। उनके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से भारत में गरीबों की संख्या बढ़ सकती है और गरीबों की संख्या में 10 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं। कोरोना से इस युद्ध के बीच देश आशा और निराशा से भरी खबरों के बीच झूल रहा है और इन हालात में कई चुभने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कल टोंक से पुलिस वालों पर हमले की खबर आई। आज इंदौर में डॉक्टरों, टीचर्स और आशा वर्कर्स की टीम पर चाकू से हमला करने की खबर सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इंदौर एक हॉटस्पॉट बन चुका है और वहां के हालात बेहद गंभीर हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाली हरकतें हैं। टोंक, मुरादाबाद, इंदौर की तस्वीरें भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनका संदेश एक ही है कि कोरोना से लड़ाई में अगर हमारे अपने लोग ही इस तरह पूरे सिस्टम पर हमला करके उसे फेल करने की कोशिश करेंगे तो भारत ये लड़ाई कैसे जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को एक सोशल वैक्सीन कहा था, क्योंकि जब तक कोरोना वायरस का कोई इलाज, कोई टीका सामने नहीं आता, तब तक लॉकडाउन ही सर्वोत्तम दवा है। लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लेकिन दुख की बात यह है कि लॉकडाउन के नियम भी मोम की तरह पिघल रहे हैं। भारत में रोज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है। इसकी तस्वीरें हमारे पास देश भर से लगातार सामने आ रही हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने में समाज की बेहद बड़ी भूमिका है। देखिए। पुलिस वालों ने जब इस ट्रक की चेकिंग के लिए इसे रोका तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तस्वीर सामने आने वाली है। पूरी तरह से बंद ट्रक के अंदर एक एक करके मजदूर निकलने लगे। ये गिनती एक एक कर 53 तक पहुंच गई। पता चला कि ये सारे लोग महाराष्ट्र के पुणे से चले आ रहे हैं। ड्राइवर, कंडक्टर समेत 55 लोगों को वहीं पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज हुआ और सबको क्वारंटीन में भेजा गया। बेल्लारी में लॉकडाउन के बीच हजारों लोग जुट गए। राज्य के ही एक मंत्री आनंद सिंह ने इश्तहार लगवाया था कि लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बस फिर क्या था, तय जगह पर तय समय पर लोग जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे कानून एक झटके में हवा हो गए। दूर दराज के इलाके को छोड़िए, राजधानी दिल्ली में भी तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद लॉकडाउन तोड़ते लोगों के दर्शन हो जाएंगे। पुलिस ने चारों की खूब आवभगत की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लॉकडाउन को ठेंगा दिखाने वाले सड़क पर मुर्गा बनाए गए। पुलिस ने डंडों से पिटाई की, वो अलग। पुलिस की कार्रवाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये कोलकाता के सॉल्ट लेक की तस्वीर है। शहर का पॉश इलाका, लेकिन यहां भी पढ़े लिखे लोग लॉकडाउन तोड़ते धरे गए। फिर क्या था, पुलिस ने ऑन स्पॉट एक्शन ले लिया। यह बिहार के सासाराम की तस्वीर है। 100 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर मछली मारने लगे। मछली के आगे सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान हवा हो गया। शहर शहर यही कहानी है। लॉकडाउन तोड़ना अब खेल बन गया है। जरूरत अब सख्त कार्रवाई की है। पटना से राजेश कुमार झा, महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी, बेल्लारी से नागार्जुन के साथ अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक।
आज की बड़ी खबर यह भी है कि कोरोना वायरस अब भारतीय नौसेना तक भी जा पहुंचा है। मुंबई में भारतीय नौसेना के आईएनएस आंग्रे में कोरोना की चुपचाप एंट्री हो गई है। कोरोना के शक के बाद जब नौसेना के जवानों की जांच कराई गई तो 21 जवान पॉजिटिव पाए गए। ये सभी समुद्र तट पर एक ही ब्लॉक में रहते थे। ये नौसेना में संक्रमण का पहला मामला है। नेवी के मुताबिक ये सभी एक नाविक के संपर्क में आए थे जिसका कोरोना टेस्ट 7 अप्रैल को पॉजिटिव आया था। नेवी का कहना है कि शिप्स और सबमरीन पर कोई संक्रमण का केस सामने नहीं आया है। नौसेना के अफसर उन लोगों का पता लगा रहे हैं जो संक्रमित नौसैनिकों के संपर्क में आए हैं। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि संक्रमित नौसैनिक ड्यूटी या फिर दूसरे कामों से किन किन जगहों पर गए थे। आईएनएस आंग्रे को सील कर दिया गया है। सभी आवासीय ब्लॉक के लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अब निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज हमारी टीम आईएनएस आंग्रे पर रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थी। हम मुंबई के फोर्ट इलाके में खड़े हैं जहां पर भारतीय नौसेना की एक फैसिलिटी है। वहां से 21 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस अभी तक सामने आए हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से दी गई जानकारी में आईएनएस आंग्रे जो कि एक फैसिलिटी है, यहां पर लॉजिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। 21 में से 20 जो केसेस हैं वो सेलर्स के हैं, वो इसी आईएनएस आंग्रे फैसिलिटी पर रहते थे। पहला केस एक सेलर का 7 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद ये संक्रमण हुआ है क्योंकि ये लोग साथ में रहा करते थे। नौसेना की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्टोमेटिक है। इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग की गई है। आईएनएस आंग्रे को लॉकडाउन किया गया है, कंटेनमेंट जोन, और जो सारे कोविड-19 के प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं वो नेवी फॉलो कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इन सारे सेलर्स को जो नेवी का हॉस्पिटल है यहीं से कुछ दूर पर कोलाबा में आईएनएस अश्विनी, वहाँ पर एडमिट किया गया है। वहाँ पर उनकी जो ट्रीटमेंट है वो शुरू की गई है और इसी के साथ साथ ये भी जानकारी दी गई है कि किसी भी शिप पर या सबमरीन पर कोविड-19 का संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन जो 21 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं उसकी जानकारी जरूर नौसेना ने दी है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। भारतीय नौसेना तक पहुंचना जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिहाज से चिंता का सबब, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसकी महत्ता इस देश के लिए है क्या, और उसके बारे में विस्तार से आपको और ज्यादा जानकारी देने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईएनएस आंग्रे की अहमियत आखिर क्या है। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में मौजूद आईएनएस आंग्रे वेस्टर्न नेवल कमांड का प्रशासनिक और लॉजिस्टिक बेस है। समुद्र तट पर बने आईएनएस आंग्रे से कुछ ही मीटर की दूरी पर कई सारी युद्धपोत और पनडुब्बियां रहती हैं। आईएनएस आंग्रे से ही मुंबई में मौजूद नौसेना की यूनिट और पूरी फैसिलिटी को ऑपरेट किया जाता है। वैसे भारत ही नहीं, दुनिया की कई नौसेनाओं पर कोरोना वायरस के संक्रमण का असर हो चुका है। फ्रांस के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर पर मौजूद 1081 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर रूजवेल्ट के 660 क्रू मेंबर्स का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। और नीदरलैंड्स नेवी के सबमरीन में भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिसके बाद उसे अचानक अपने मिशन से 2 हफ्ते पहले ही क्रू मेंबर्स के साथ वापस लौटना पड़ा था। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भारतीय सैन्य बल बेहद सावधानी बरत रहे हैं। इसके लिए कई प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है ताकि देश के जवानों में कोरोना संक्रमण न फैले। कोरोना का संकट काल एक ऐसा नाजुक समय है जब किसी भी समय सेना की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में हर जवान के सामने ये चैलेंज है कि उसे कोरोना से खुद को भी बचाना है और जरूरत पड़ने पर देश के लोगों को बचाने वाले ऑपरेशंस भी करने हैं। जवानों की जरूरत सरहद पर भी है और संक्रमित समाज में भी। इस चुनौती के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं हमारे जवान, इस पर मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सीआरपीएफ की 122वीं बटालियन, जहां पर हम आपको पहुंचे हैं ये बताने के लिए कि क्या हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं इस वायरस से लड़ाई में। ये देखिए, इस तरह के पोस्टर्स भी आपको यहां पर दिख जाएंगे जहां पर हर 2 घंटे में आप अपने हाथ धोएं उसके बारे में बताया जा रहा है।
पूरे जितने भी जवान यहाँ पर हैं ताकि सबको समझाया जा सके, बताया जा सके, क्योंकि गाड़ियां बाहर से आती हैं। जिस तरह से हमारी गाड़ी आई, आपने देखा कि वहां पर टनल के जरिए हमें गुजरना है, जहां पर सैनिटाइजर उसे पंखों के जरिए, ये सारी चीजें जुगाड़ के जरिए निर्मित होती हैं, जिसमें अपनी ही सिर्फ ये मत समझिए कि बहादुरी रहती है, बल्कि वो बुद्धि भी है जिसका इस्तेमाल होता है। और इसीलिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राष्ट्र की सेवा में कोविड-19 को कैसे रोकें उसके बारे में सारी जानकारियां भी देता है। तो अगर एक तरफ आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जवान एक साथ रहते हैं तो कहीं एक को संक्रमण होने पे आगे कुछ अनिष्ट की आशंका ना हो, तो हम आपको दिखाते हैं कि तैयारियां दरअसल किस पैमाने पर की जाती हैं। तो आमतौर पर यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। अब इन सुरक्षा कर्मियों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाती है पूरी बटालियन की, और इसीलिए कोई भी अगर यहां पर आता है तो कॉन्टैक्टलेस किस तरीके से वो आ सकता है अपने पहचान पत्र को दिखाकर। और यहां पर देखिए तो यहीं पर एंट्री के ठीक बाद जो क्वारंटाइन बेड्स हैं, जो वार्ड है, उसे यहीं पर लगा दिया। जी मैम, हमारे पास मैम जैसे हम लोग को गाइडलाइन मिला अपने हायर अप से, तो हमारे 10 बेडेड हॉस्पिटल होता है हर यूनिट में। उसके साथ ही हम लोगों को 10 बेडेड क्वारंटाइन सेंटर बनाने का भी आदेश मिला। तो हम लोगों ने 10 बेडेड क्वारंटाइन सेंटर एज पर प्रोटोकॉल, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO का प्रोटोकॉल है, हमने एस्टेब्लिश कर दिया है 10 बेडेड क्वारंटाइन वार्ड। उसका पूरा डॉफिंग एरिया, डॉनिंग एरिया, वेस्ट डिस्पोजल, BMW का, वो सब कुछ हम लोगों ने अपने सब कुछ आपने इंटरनली ही तैयार कर लिया है। जी जी। जान आपकी बचाते हैं डॉक्टर, लेकिन जान आपकी महफूज रहे बिना बीमार हुए भी वो करते हैं CRPF के जवान। और यहाँ पर हम अमूमन जब भी देखते हैं कि जो जवान होते हैं वो बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं बैरक्स में, और वो होता भी जरूरी है बॉन्डिंग के लिए, लेकिन अभी तो वो बॉन्डिंग नहीं, अभी तो आपको डिस्टेंसिंग चाहिए। तो कैसे कर रहे हैं मैनेज? मैम ऐसा है कि जैसे अभी हमारे नॉर्मली ड्यूटीज़ में अप एंड डाउन मूवमेंट लगी रहती है, तो मूवमेंट करके जैसे कि एंट्री पॉइंट से आते हैं वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है। और ये फर्स्ट उनका एंट्री पॉइंट रहता है, जिससे सेकंड एंट्री पॉइंट होता है हमारा एकोमोडेशन का। तो यहाँ पे हमने, जैसे आपने देखा होगा कि हमने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। इनकी जो कॉट्स डाली हुई है, हमने चारपाई रखी हुई है। तो जनरली तो रहते हैं सब यही, तो अब कहाँ पर व्यवस्था की आपने रुकने की? बाकी मैम बेसिकली क्या है, जो डिफरेंस हमने यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सेग्रेट करके हट्स बनाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसी अब एक पर्टिकुलर हट्स में जाते हैं, सबका डिफरेंट किया हुआ है हम लोगों ने। पर्टिकुलर जैसे हमने बताया, हमारे कुछ ड्यूटी से आउटर कॉर्डर में कहीं जाते हैं तो वो लोग इस हट्स में रहते हैं, 15 से 20 जवान सिर्फ। बाकी सबको हमने डिफरेंट। जनरली कितने रहते थे यहाँ पे? जनरली मैम 30 से 35 लोग रहते थे, जिनको हमने अभी मिनिमाइज कर दिया है 15 से 20 में, और उनका डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है ज़्यादा। और सफाई कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं? सफाई के तौर पे मैम हमने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाहर भी हमने इनका हैंड वॉश के पॉइंट्स रखे हुए हैं। और वीकली जो हमारे हाउसकीपर्स रहते हैं उनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे वीकली फ्यूमिगेशन होता है। पर डे के तौर पर देखें तो पर डे हमारा 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं, केमिकल, और उस सॉल्यूशन से पर डे 2 टाइम हम लोग यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ये तरीका आप कई जगहों पर देखते होंगे, लेकिन सैन्य बलों में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर साथ खाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन समय की मांग को देखते हुए कई बदलाव करने पड़ते हैं। क्या क्या बदलाव किया है सर, आपने बताया? मैम हमने सबसे पहले यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क किया हुआ है। एक बार में 30 जवान यहाँ पर लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं। और जवानों का हमने जो खाने का टाइमिंग है वो उनके वर्किंग हावर्स के हिसाब से किया है। कुछ ऑफिस का स्टाफ है, कुछ यहाँ पर वर्किंग वाला है, तो उस हिसाब से हमने उनका टाइम को डिवाइड किया है। और एक बार जो 30 जवान यहाँ पर आते हैं उनको खाना खिलाने के लिए हमने हाफ आवर का टाइम दिया हुआ है। जब हाफ आवर के बाद में वो जब 30 जवान यहाँ से खाना खा के निकल जाते हैं, फिर से हमारी चेयर और टेबल को सैनिटाइज किया जाता है। उसके लिए हम 15 मिनट लेते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा क्यू यहाँ पर स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्या हुआ? ये स्टोर है मैम। जब हमारी सब्जी आती है तो हम उसको गेट के बाहर ही पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद में स्टोर रूम में लाते हैं। स्टोर रूम के इंचार्ज होते हैं यहाँ पर मैस कमांडर और मैस सिपाही। उसके अलावा इसके अंदर कोई एंट्री नहीं करता है। और यहाँ पर फाइनल खाना पक रहा है? यहाँ पर खाना पक रहा है। यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पर सब्जी बनाने वाला कुक स्टाफ है। इस कुक स्टाफ को भी हम अलग अलग बैरिक में रखते हैं। जो रोटी बनाने वाला स्टाफ है वो अलग बैरिक में रहता है, और जो सब्जी बनाने वाला है वो कुक स्टाफ अलग बैरिक में रहता है, ताकि हर जगह डिस्टेंसिंग रखें। सब हर जगह डिस्टेंसिंग हो सके। बहुत तरह के दुश्मनों से लड़ा है आप लोगों ने। ये नए दुश्मन से लड़ने के लिए किसी को कुछ पता भी नहीं, और उसके बीच आप लोगों ने अपनी सोच से ये सब कुछ बनाया। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। सोच, जैसे जैसे दुश्मन नए आते हैं, सोच नए नए तरीके निकाल लेती है उससे निपटने के लिए। तो आज के तारीख में कोविड
19 ये नया दुश्मन निकल करके आया हुआ है और इसे लड़ने के लिए सभी जवान अधिकारी मिलकर के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज के ऊपर नई समस्या आती है, नया समाधान निकलता है और उसको हम कार्यान्वित कर लेते हैं। 122वीं बटालियन ने यहाँ पर अपना पूरा इतिहास और पूरा सफर लगा रखा है कि किस तरीके से पहले गांधीनगर में रेज होने के बाद पंजाब वहां से आगे बढ़ते हुए किस तरीके से जंगलों में भी लड़ाई लड़ी है, जंगलों में लड़ाई लड़ते हुए आगे ये पहुंचे श्रीनगर, श्रीनगर के बाद दिल्ली, जहां पर एक अदृश्य दुश्मन के साथ मुकाबला उस ड्यूटी का हिस्सा बन चुका है। बड़ी बात यह होती है कि हमारे सैन्य बलों में यह क्षमता कि अगर कोई जरूरत पड़े तो न सिर्फ दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाना है, बल्कि अपना संबल कुछ ऐसा रखना है कि किसी दूसरे से मदद न मांगनी पड़े। हर एक चीज यहीं पर यूनिट के भीतर उपलब्ध और जवानों के लिए एक नया प्रोटोकॉल जिसका पालन हो रहा है, यानी देश भी सुरक्षित और हमारे जवान भी सुरक्षित। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो कोरोना काल में युद्ध की तैयारी पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सैनिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और उसी की तैयारी कैसी चल रही है, श्वेता सिंह की ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहीं भारत में आज कोरोना वायरस का संक्रमण 14,000 के आंकड़े को पार कर चुका है और 15,000 की ओर आगे बढ़ रहा है। आज शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 14,792 मामले सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में भारत में कोरोना के 14,792 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, 15,000 की ओर धीरे धीरे करके यह आंकड़ा आगे की ओर बढ़ता हुआ अब तक 488 मौतें भी हो चुकी हैं, जबकि 2015 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना के मरीज 14,000 के पार, लेकिन कुल मामले 14,792 अब तक के आंकड़ों के हिसाब से ठीक हुए हैं। 2015 ये एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिहाज से, जबकि 488 लोगों की जान भी गई है। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वो कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 आप देख रहे हैं महाराष्ट्र को 3,323 मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में भी हालात चिंताजनक, 1707 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके सामने हैं, 1355 यहां पर मामले, तमिलनाडु में 1323, गुजरात में 1272, जबकि राजस्थान में 1229। ये अप्रैल 18 तक के ये पूरे रिकॉर्ड जो आंकड़े हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब देखिए रोज कोरोना के कितने नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया भर का आंकड़ा क्या है और हिंदुस्तान का आंकड़ा क्या है। कोरोना का असर भारत के कुछ राज्यों पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है, जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कोरोना संक्रमण की लकीर को एकदम फ्लैट कर लिया है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के इस ग्राफ को गौर से देखें, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और अब किन राज्यों में कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, राज्यों के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया भर के आंकड़े तो हमने आपको बताए ही। इसके जरिए आप दरअसल जान सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके लिए बनी हुई है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हालात ठीक नहीं है। आपको बताते चले एक बार फिर से कि ये जो आंकड़े हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात की हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में और ये चिंता का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए बनी हुई है। वहीं एप्पल ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों का मोबिलिटी डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत में 13 जनवरी 2020 से लेकर आज 18 अप्रैल 2020 के बीच लोगों की आवाजाही तेजी से नीचे गिरी है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है और 135 करोड़ लोगों के घरों में बंद होने की वजह से इसे सबसे बड़ा लॉकडाउन भी कहा जा सकता है। भारत में पैदल चलने की गतिविधि 76% तक गिर गई है और ड्राइविंग की -76। आपको बताते चले, भारत में, हिंदुस्तान में पैदल चलने की गतिविधि -76% तक गिर गई है और ड्राइविंग की गतिविधि -82% तक गिर गई है। लॉकडाउन का ये असर बहुत बड़ा है, लेकिन अब भी बहुत से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और ये भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन में है सारे लोग और इस वजह से किस तरह से गतिविधि ड्राइविंग की हो या फिर चलने फिरने की हो वो गिर गई है। और अब हम आपको ये कोरोना इंडिया डैशबोर्ड के जरिए दरअसल बताते हैं कि कौन कौन से आंकड़े जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं, वो आंकड़े दरअसल हमने इकट्ठे किए हैं, क्योंकि आंकड़ों की जुबानी इस वक्त हिंदुस्तान की या फिर दुनिया भर की कहानी क्या है वो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। दुनिया के अपडेट्स हमने आपको दे दिए हैं, लेकिन अब जरा इन मामलों पर आप नजर डालिए। दुनिया में कोरोना का कोहराम तो जारी है ही, लेकिन भारत में
प्रतिदिन नए मामले किस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, वो आंकड़ा इस वक्त आज तक आपको दिखा रहा है और इसके जरिए हम 18 अप्रैल की जो फाइनल तस्वीर है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अलग अलग राज्यों की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए गए, लेकिन पहला दूसरा नंबर बार बार बदलता रहा। और ये देखिए 17 अप्रैल तक का ये आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर मध्य प्रदेश 190 नए मामले जो सामने आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। गुजरात में 169, महाराष्ट्र में 118, 98 राजस्थान में, राजधानी दिल्ली में 67 मामले सामने आए हैं, तेलंगाना में 66, तमिलनाडु में 56 मामले सामने आए हैं और इस तरह से नए मामले 764 तक जाकर पहुंच गए हैं, जो अपने आप में चिंता का सबब जरूर है। लेकिन फिर भी कोशिश इस बात की कि जल्द से जल्द इन आंकड़ों को कम किया जाए, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए। आपको बता दें ये आंकड़े लगातार अपडेट होते रहते हैं और अपने आप इसका जो ग्राफ है ऊपर नीचे जो हमने आपको चलते हुए दिखाया वो बदलता रहता है। तो हमने आपको दिखाया कि भारत में प्रतिदिन नए मामलों की स्थिति तस्वीर क्या है, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए इसके संक्रमण का तेजी से पता लगाना भी बेहद जरूरी है और इसके लिए रैपिड टेस्ट एक बेहद कारगर तरीका हो सकता है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए बड़ी संख्या में रैंडम रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। राजस्थान में पहली बार शुक्रवार को इस किट के जरिए 59 टेस्ट किए गए और ये सभी टेस्ट नेगेटिव आए हैं। आज रामगंज में भी ये टेस्ट किए गए। हालांकि ये कोरोना का अंतिम टेस्ट नहीं होता है, इसके बाद स्वाब टेस्ट के जरिए कोरोना के मामले कंफर्म किए जाते हैं, लेकिन ये तेज गति से टेस्ट करने का एक कारगर तरीका है और इससे संक्रमण की स्क्रीनिंग में बहुत मदद मिलती है। जयपुर में आज तक की रिपोर्टिंग टीम ने सिर्फ 15 मिनट में होने वाली कोरोना की रैपिड टेस्टिंग पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट देखने से आपको इस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान सरकार रैंडम रैपिड टेस्ट करवा रही है। कोरोना जो पॉजिटिव हैं उन लोगों को खोजने के लिए ऐसे एक सेंटर पर हम बैठे हैं और खुद अपनी जांच करा रहे हैं। देखिए पूरे प्रोसेस को मैं समझाना चाहता हूं कि किस तरह से जांच होती है। ये सबसे पहले ग्लव्स जो हैं जांच करने के बाद ग्लव्स बदलते हैं, नया ग्लव्स पहनते हैं। ये एक टीम है पूरी जो यहाँ पर जांच कर रही है। ये सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने में सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेरा नाम लिखेंगे। जी, मेरा नाम शरद कुमार है। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री नर्मदेश्वर सिंह। उम्र बताइए। उम्र 45 साल। आप कोई बीपी शुगर का कोई दवा तो नहीं चलती है? नहीं, बीपी शुगर की कोई दवा नहीं चलती है। एलर्जी की दवा खाता हूं मैं। इसके बाद ये क्या है? रैपिड कार्ड। जी, रैपिड कार्ड। जी, कार्ड है ये। देखिए इस तरह से कार्ड, इसी कार्ड के जरिए टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होता है इसी कार्ड के जरिए होता है। इस कार्ड पर अब मेरा नाम लिखा जाएगा शरद कुमार और इसके साथ ही 45 साल। इसके साथ ही टाइम लिखा गया है 2:03। अब ये हमारा जो है स्ट्रिप जो है ये हमारे रिकॉर्ड के लिए हो गया। अब इस तरह से हमारा इस उंगली में ले लें, इस ठीक नहीं है। इस तरह से हमारा जो है वो ब्लड निकाला जा रहा है अब, क्योंकि अब ब्लड के जरिए ही ये टेस्ट होता है। ये ब्लड लिया जा रहा है। ब्लड को अब इस स्ट्रिप में रखा जाएगा और इसके साथ ही जो कोविड-19 का एंटीजन है उसको डाला जा रहा है। ये 3-4 बूंद डाला गया बफर सोल्यूशन। इस बफर सोल्यूशन में क्या है? ये सर एंटीबॉडीज आती है इसमें। अच्छा, जिसको ब्लड को डिटेक्ट करके आगे लाने का काम करती है। जो पूरा ब्लड आ नहीं पाता है, इतना सा ब्लड लिया जाता है 10 माइक्रो। इसके माध्यम से ब्लड डाइल्यूट होकर आगे कार्ड तक पहुंचा जाता है सर। ये तो अब ये जो बफर सोल्यूशन है इसने ये ब्लड में बताएगा कि हमारे कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके लिए हमें 10 से 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बताता है।
मैंने कोविड-19 का रैंडम रैपिड टेस्ट किट से जांच करवाया था। अब यहाँ पर हम देखने के लिए पहुंचे हैं कि हमारी जांच का नतीजा क्या रहा है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या रहा, क्योंकि 15 मिनट का वक्त हो गया है, तो अब कैसे पता चला क्या रहा हमारा नतीजा? सर जो कंट्रोल लाइन है उस वही सर ये वाला मिस्टर शरद कुमार शर्मा, मिस्टर शरद कुमार शर्मा, एज 45, सन ऑफ श्री नारायण नर्मदेश्वर सिंह। तो ये कैसे पता चला इसमें? सर सिंगल लाइन जो कंट्रोल की है वही मेंटेन्ड है, इसका मतलब ये टेस्ट नेगेटिव है। अगर टी के नीचे लाइन आ जाती है एक और तो वो पॉजिटिव हम उसको मानते हैं। तो सिंगल लाइन है इसलिए हम कोरोना निगेटिव है। हमारे लिए थोड़ी खुशी की बात है कि दिन भर हम फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इसके बावजूद कोरोना फ्री हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने साथ में जो आदेश निकाला है इस टेस्ट किट को लेकर, उसमें नीचे लिख दिया है कि अगर आप कोरोना निगेटिव हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोरोना नहीं है। ये एक आरंभिक जांच है, अंतिम जांच स्वाब की जो PCR जांच है वही है। फिर भी एक स्क्रीनिंग का एक तरीका है और इस तरह से इस सेंटर पर जांच की जा रही है और हमने भी जांच कराया और हमारी जांच कोरोना निगेटिव रही। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। खबरदार में हम आपको ये बता चुके हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी कि HCQ को कोरोना के खिलाफ असरदार बताया है और ये कहा है कि कुछ खास परिस्थितियों में कोरोना के खिलाफ इसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे खुद ही बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेना शुरू कर दिया है। हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए HCQ का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर लोगों को आगाह किया है और बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बेचने पर भी पाबंदी लगाई है। एक स्टडी लॉन्च की कि जिसमें जो लोग, जब पता चला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक स्टडी होने वाला है तो कुछ लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना शुरू कर दिया। तो उनमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसका भी पता करने के लिए एक स्टडी लॉन्च की गई। वो जो स्टडी है इसमें ये पता चलता है कि एवरेज एज वो लोगों का 35 साल था और ये 35 साल की उम्र वाले जो लोग हैं इनमें सबसे ज़्यादा कोई लक्षण दिखाई दिया तो वो था एब्डोमिनल पेन, जो उन्होंने रिपोर्ट किया है। 10% लोगों को एब्डोमिनल पेन हुआ, तकरीबन 6% लोगों को नौशिया यानी उल्टी होने का महसूस हुआ उनको। बाकी जो थे वो कम प्रोपोर्शन में मिले, जैसे कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, वो तकरीबन 1.3% लोग थे। जो हमको एक नज़र जो आया जिसके बारे में सब लोगों ने सोचना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हुए भी तकरीबन 14% लोगों ने खुद का ECG भी निकाला नहीं था। तो ये एक किस्म की स्टडी ये भी ऑनगोइंग है। एम्स में दोनों क्लोरोक्विन के स्टडीज़ हो रहे हैं जिसमें प्रोफिलैक्टिक भी वो देख रहे हैं और थेराप्यूटिक इम्पैक्ट भी देखने के वो। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब लॉकडाउन तोड़ने की खबर नहीं आती। शहर शहर कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने वाले मिल जाएंगे आपको। पुलिस इन्हें पकड़ती है और फिर मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन लॉकडाउन के बढ़ते ट्रेंड घातक हैं और अब इस पर गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। पुलिस वालों ने जब इस ट्रक की चेकिंग के लिए इसे रोका तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तस्वीर सामने आने वाली है। पूरी तरह से बंद ट्रक के अंदर एक एक करके मजदूर निकलने लगे। ये गिनती एक एक कर 53 तक पहुंच गई। पता चला कि ये सारे लोग महाराष्ट्र के पुणे से चले आ रहे हैं। ड्राइवर, कंडक्टर समेत 55 लोगों को वहीं पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज हुआ और सबको क्वारंटीन में भेजा गया। बेल्लारी में लॉकडाउन के बीच हजारों लोग जुट गए। राज्य के ही एक मंत्री आनंद सिंह ने इश्तहार लगवाया था कि लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बस फिर क्या था, तय जगह पर तय समय पर लोग जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे कानून एक झटके में हवा हो गए।
दूर दराज के इलाके को छोड़िए, राजधानी दिल्ली में भी तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद लॉकडाउन तोड़ते लोगों के दर्शन हो जाएंगे। पुलिस ने चारों की खूब आवभगत की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लॉकडाउन को ठेंगा दिखाने वाले सड़क पर मुर्गा बनाए गए। पुलिस ने डंडों से पिटाई की वो अलग। पुलिस की कार्रवाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये कोलकाता के सॉल्ट लेक की तस्वीर है। शहर का पॉश इलाका, लेकिन यहां भी पढ़े लिखे लोग लॉकडाउन तोड़ते धरे गए। फिर क्या था, पुलिस ने ऑन स्पॉट एक्शन ले लिया। ये बिहार के सासाराम की तस्वीर है। 100 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर मछली मारने लगे। मछली के आगे सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान हवा हो गया। शहर शहर यही कहानी है। लॉकडाउन तोड़ना अब खेल बन गया है। जरूरत अब सख्त कार्रवाई की है। पटना से राजेश कुमार झा, महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी, बेल्लारी से नागार्जुन के साथ अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक।